और जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि हम पिछले चुनाव नहीं जीत पाए थे, वहाँ नए प्रत्याशी तो निश्चित रूप से आएंगे। विनेबिलिटी होगी, निष्ठा होगी, ये चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई मापदंड नहीं है, कोई गलत इंटरप्रिटेशन हुई है। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी तेज हो चली है और दोनों ही पार्टियां अब टिकट वितरण की उधड़बुन में जुट गई हैं। ऐसे में टिकट मापदंड को लेकर कांग्रेस में नया बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस हारे हुए लोगों को टिकट देगी कि नहीं, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। ये तो पार्टी का हाईकमांड का सोचने का काम है, लेकिन आप देखेंगे कि वरिष्ठ से वरिष्ठतम सदस्य भी विधानसभा में जिनकी जीतने की संभावना है, और जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि हम पिछले चुनाव नहीं जीत पाए थे, वहाँ नए प्रत्याशी तो निश्चित रूप से आएंगे और युवाओं का समावेश रहेगा, महिलाओं का समावेश रहेगा, सभी वर्गों का इसमें समावेश रहेगा। पार्टी लगभग इस तरीके से निर्णय करती है। मंत्री के बयान के बाद हारे हुए कांग्रेस उम्मीदवार लामबंद हो गए हैं और उन्होंने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के सामने इस बात पर आपत्ति जाहिर की तो पार्टी को इस मामले में स्पष्टीकरण देना पड़ा। मैंने बताया आपको, विनेबिलिटी मापदंड है। कई बार गलत न्यूज अपने आप कुछ लगा लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो हार गए ऐसा कोई मापदंड तय नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हमने पहले दिन आपको कहा था, विनेबिलिटी होगी, निष्ठा होगी, ये चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई मापदंड नहीं है, कोई गलत इंटरप्रिटेशन हुई है। पार्टी के द्वारा स्पष्टीकरण आने के बाद हारे हुए उम्मीदवारों की जान में जान आई और अब वो फिर से एक बार बढ़ चढ़कर दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी सैलजा जी से मेरी बात हुई है, सैलजा जी से हमने पूछा तो बोले कि ये सब अफवाहें हैं। जितने हमारे 22 पिछले प्रत्याशी रहे हैं उन पर भी हमारा विचार है। जितने योग्य प्रत्याशी रहेंगे जो निष्ठा से जुड़े होंगे उन पर भी विचार किया जाएगा और उन्हें भी टिकट अवसर दिया जाएगा। इस बार पिछले बार पार्टी ने हम पे विश्वास व्यक्त किया था, इस बार भी अगर पार्टी को लगेगा कि हम लोग जीत के पैमाने में जो भी व्यक्ति हमारे हारे हुए में जो जीत सकता हो, जिसका पार्टी के प्रति निष्ठा हो, निश्चित रूप से पार्टी हम लोगों के साथ न्याय करेगी। निश्चित तौर पे ये मापदंड तय होनी चाहिए कि जो जितने योग्य प्रत्याशी हो, जो जितने योग्य जो दावेदारी यहाँ पे किए हैं उनको मिलना चाहिए। हमें अभी हम लोगों ने कुमारी सैलजा मैडम से मुलाकात किया, मैडम ने कहा कि जो जितने योग्य हैं और जो सर्वे रिपोर्ट में आ रहे हैं उनको हम लोग टिकट देंगे, ऐसा मैडम ने कहा है। ये केवल एक प्रकरण की बात नहीं है, नाराजगी और डैमेज कंट्रोल के प्रयास अभी और कई देखने को मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस का जब टिकट वितरण अंतिम चरण में है, ऐसे में मापदंडों को लेकर अभी भी स्थितियां साफ नहीं होना परेशानी का सबब बनी हुई है। इसलिए हारे हुए पूर्व उम्मीदवारों का सहारा बनकर सामने आई है प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है वो मुद्दा जिस पर सबकी निगाहें हैं। जी हां, टिकट वितरण होने को है और टिकट वितरण के लिए एक मापदंड दोनों ही पार्टियां बनाने में जुटी हुई हैं। खास तौर पर कांग्रेस में क्योंकि टिकट नहीं आई है तो मापदंड कैसा होगा, किस क्राइटेरिया के अंतर्गत उम्मीदवार जो है वो बनेंगे, क्या दावेदारों के नाम कटने का कोई मापदंड बना है, इस पर संशय कांग्रेस में बना हुआ है। वहीं बीजेपी की टिकट कभी भी आ सकती है क्योंकि उनकी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, तो दूसरी सूची कभी भी आएगी बीजेपी की। लेकिन कांग्रेस अभी भी उसी उधेड़बुन में है कि किसे टिकट वो दे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो से जुड़े हुए हैं हमारे निशिकांत पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे बीच हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा को शुरू करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी टेढ़ी खीर है टिकट वितरण जिसके जद में सभी पार्टियां आती हैं। सभी पार्टियों को इसी तरीके से जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है, मान मनोबल करना पड़ता है, नाराजगी देखने को मिलती है। कांग्रेस में ये कुछ ज्यादा होता है। तो पहली प्रतिक्रिया हम कांग्रेस की ले लेते हैं। रुपेश दुबे जी, ये अभी टिकट बटी नहीं है और अभी से नाराजगी जैसी बातें आती है, फिर बताना पड़ता है कि ऐसी कोई मापदंड नहीं बना है। ये भी एक अच्छा फार्मूला है कि भाई कोई हारा हुआ है उसे क्यों फिर मौका देना। ये बातें सब चर्चा में आती है, लेकिन आप लोग चर्चा में ही उसे इनकार भी कर देते हैं। क्या हो रहा है कांग्रेस में? तिवारी जी नमस्कार जी।
कांग्रेस भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी है और जो लोकतंत्र पर विश्वास करती है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव होते हैं और उस विधानसभा चुनाव में जो दावेदार हैं, जो इच्छुक प्रत्याशी हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर 17 से 22 अगस्त तक था और 22 अगस्त के बाद 26 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को और 29 अगस्त तक जिला कांग्रेस कमेटी को नामों की पैनल की सिफारिश करनी थी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि जितने भी दावेदारों ने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, सभी दावेदारों के नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक प्रेषित किया जाए। और रही बात हारे हुए प्रत्याशियों को, देखिए हमारी छत्तीसगढ़ की प्रभारी शैलजा जी है, हम सबकी अभिभावक हैं और वो स्वयं राजनीति में काफी दिनों से सक्रिय रही हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना सफल दायित्व निर्वहन किया है और उसके बाद जिस प्रकार से एक परिवार के बीच में जो बातें होती है और उस परिवार के बीच की बातों को हम अपने परिवार के मुखिया के समक्ष ले जाते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और रही बात, यदि कोई चुनाव हारा है, जो चुनाव जीतेगा, कौन चुनाव जीतने योग्य है, इसके लिए पार्टी हाईकमान विशेष परिस्थितियों में और विभिन्न प्रकारों से उनके क्रियाकलापों को, पार्टी के मापदंडों को और छत्तीसगढ़ में जो जनहितैषी सरकार है कांग्रेस की काम कर रही है और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनहितैषी योजनाओं को आम जनता तक किसने फायदा पहुंचाया है, कितने हद तक प्रचार प्रसार किया है, बहुत सारे पैमाने हैं टिकट में वितरण करने का, प्रत्याशी घोषित करने का। और इसके लिए पार्टी हाईकमान पूरी तन्मयता से जुटी हुई है और क्योंकि हमारा अभी नेतृत्व उद्देश्य है, हमारा संकल्प है कि अब की बार 75 पार, तो निश्चित रूप से अब की बार 75 पार का हमारा जो कहावत है, हमारा जो नारा है, वो पूरी तरह से धरातल पर लागू हो। इसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्वों ने कमर कस करके योग्य प्रत्याशियों के चयन के लिए मापदंड बना करके जल्द ही टिकटों की घोषणा करेगी। ठीक है, जल्द टिकट की घोषणा होगी। मापदंड को लेकर हालांकि तस्वीर अभी साफ नहीं है, कोई एक निश्चित मापदंड कांग्रेस की ओर से बना नहीं है और इसीलिए शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। बीजेपी की ओर रुख करते हैं। बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है, दूसरी सूची कभी भी आ सकती है, तो बीजेपी जल्दबाजी में क्यों है, जान लेते हैं पांडे जी से। पांडे जी, ये जल्दबाजी की वजह क्या है? बाकी पार्टियां देखिए आराम से बना रही हैं, मापदंड बना रही है। 5 दौर की बैठक हो चुकी कांग्रेस में, आज भी देर रात फिर बैठक है, फिर बैठक होगी, फिर बैठक, फिर स्कैनिंग में जाएगा नाम। आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मोहन जी, देखिए, केडर बेस्ड पार्टी होने का यही फायदा होता है। यहाँ परिवारवाद लागू नहीं होता, यहाँ कुछ ऐसे दूसरी स्थिति नहीं बनती। 21 सीट हमने घोषित किया हमारी पार्टी ने। विषय जो मोहन जी यहाँ क्या है, हालांकि ये बिल्कुल आंतरिक पार्टी है, आंतरिक मामला है हर एक पार्टी का, वो कब अपने दावेदार घोषित करे, लेकिन विषय महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब आपका विपक्ष का जो पार्टी है उसने 21 दावेदार 1 महीने पहले घोषित कर दिए। तो क्या युद्ध मैदान से छोड़ के भागने की स्थिति है? तब जब दूसरा एक परसेप्शन जो नैरेटिव सेट किया गया है, फलाने का भरोसा और 4.5 साल 5 साल में बहुत शानदार काम करने की बात, उसके बाद भी जब आपके 71 विधायक हैं तो आपको ब्लॉक से नाम मंगाने की आवश्यकता क्या है? जब आपका परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, आप तो लगातार बोल रहे हैं कि हमने सारे वायदे पूरे किए, हमारे सारे विधायकों का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते। जो 15 आपके मंत्री हैं, 14 उनका नाम घोषित करते। आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? जो जहां तक बात हुई इनके आला कमान की, तो आला कमान ब्रीफकेस का इंतजार कर रहा है क्या? किसका ब्रीफकेस कम पहुंचा, किसका ब्रीफकेस ज्यादा पहुंचा, इसकी चर्चा चल रही है क्या? क्योंकि पार्टी जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और कोई वायदे पूरे नहीं हुए, आखिरी साल के आखिरी 3 महीने में आपने जब उप मुख्यमंत्री बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, तो सारे चीज करने के बाद नतीजा क्या है? जब आपके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे, अगर हम ये कहें कि हमारे 21 योद्धाओं के सामने आपका कोई उम्मीदवार लड़ने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? आप घोषित क्यों नहीं करते? जब एक पार्टी ने घोषणा कर दी है और पूरी ताकत से जनता के बीच में आपके तमाम वादों को लेके जा रहे हैं, आपके विनाश कालखंड को लेके जा रहे हैं, और 15 वर्षों के जो हमारे विकास के कालखंड थे और 9 वर्षों के जो हमारे मोदी जी के कार्यकाल हैं उसको लेके जा रहे हैं। जब जनता से हम लोग बात करते हैं तो बहुत मतलब दुर्भाग्य है,
पीएम आवास पे भी राजनीति करनी पड़ी, किसको? कांग्रेस पार्टी को। ये कहना पड़ा मुख्यमंत्री जी को जल्दी कि का जब प्रधानमंत्री नाम है तो प्रधानमंत्री पैसा दे। अभी लेटर लिखते हैं 16 लाख आवास के लिए। टिकट के बाद पांडे जी, जल्दबाजी क्या है? अभी तो समय है, आप लोग और मंथन कर सकते थे, अच्छे उम्मीदवार मिल जाते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, हमने बहुत तैयारी करके ये उम्मीदवार घोषित किए हैं। आपको लगता है मतलब कोई अगर ये कहता है कि जल्दबाजी में या आनंद फानन में दावेदार घोषित किए हैं तो उसकी राजनीतिक सूझबूझ पे हमको प्रश्न चिन्ह लगाना बनता है। क्योंकि देखिए ये चुनाव जो है 2018 के परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल अलग है। 2018 में हम 3 बार के सरकार में थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, इनके बहुत बड़े बड़े घोषणा थे। अभी 5 साल का इनका विनाश का कालखंड है, एक भी वादे पूरे नहीं हुए, युवा निर्वस्त हो गया, महिलाएं घुटनों पे चल रही हैं और सारे कर्मचारी आंदोलित हैं। आज 45,000 स्वास्थ्यकर्मी वापस लिए हैं, वो भी इनके धमकी देने इस चर्चा पे भी आएंगे। अभी टिकट वितरण पर टिप्पणियां ले लेते हैं। अजय चंद्राकर जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब हैं और प्रोफेसर हैं। सर, ये हम देख रहे हैं कि टिकट वितरण को लेकर एक मापदंड हर पार्टी बनाती है। कांग्रेस अभी वो साहस नहीं जुटा पा रही है कि कोई ऐसा फिक्स मापदंड बना लिया जाए, उसके हिसाब से वो टिकट देगी। कम वोट से हारे हुए या हारे हुए को किनारे किया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि हर प्रदेश के चुनाव में नए लोगों को मौका देने की बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस यहाँ तो पुराने जो चेहरे थे उनसे पीछा छुड़ाने से भी इनकार कर रही है, कह रही है वो भी अभी दावेदार हैं। क्या वजह लगती है आपको? देखिए मोहन जी, यकीनन इससे इनकार नहीं है कि बीजेपी अपने 21 प्रत्याशियों की सूची बहुत जल्दी डिक्लेयर की, लेकिन वह ऐसी सूची है जिन प्रत्याशियों को कड़ी मेहनत करना है। उन 21 सीटों पर बीजेपी बड़े मार्जिन से चुनाव हारी थी, चाहे खल्लारी का सीट हो, चाहे सरायपाली का सीट हो या फिर अन्य सीटों की बात करें। लेकिन दूसरी सूची की बात है बीजेपी की, तो यह भी सच है कि 2018 के चुनाव में 14 सीटों पर बीजेपी बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी। उसके ऊपर वैचारिक मंथन हो रहा। रही बात कांग्रेस का, जो पराजित उम्मीदवार थे, अब धमतरी से ले लीजिए, 464 वोटों से गुरमुख सिंह होरा जी चुनाव हारे। तो क्या पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको एक मौका और मिले? इसी तरह से हम बात करें कोटा से रेणु जोगी जी के अगेंस्ट में काशी साहू जी मात्र 3026 वोटों से चुनाव, या फिर अकल तरह से 1854 वोट से कांग्रेस हारी, या फिर बाद में उपचुनाव में खैरागढ़ में कांग्रेस जीत गई लेकिन देवव्रत जी के साथ 870 वोटों से हारी। लेकिन एक पैमाना और बनता है मोहन जी, और जो कि जिसके ऊपर बहुत जरूरी है अध्ययन करना, वह है, जैसे मैं लेता हूं बृजमोहन अग्रवाल जी का चुनावी सफर। 1990 में वो 2628 वोटों से जीते। 1993 में वो 11,570 वोटों से, देखिए बढ़ते क्रम में। 98 में 13,218 वोट से जीते। 2003 में 25,974 वोट से। 2008 में 24,934 जब परिसीमन बना, और 2013 में 34,799। लेकिन 2018 में 17,496 वोट से जीते। इसका मतलब कांग्रेस प्रत्याशी वहां मेहनत किए, और जब वो इस तरह का परफॉर्मेंस लाए हैं तो उसकी पार्टी का दायित्व बनता है कि ऐसे प्रत्याशियों को एक मौका और मिले। तो इनको टिकट वितरण के मसले के ऊपर काफी बहुआयामी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और इसका यह मतलब नहीं है कि देखिए अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, ये तो मेरिट की बात हुई कि बीजेपी पहले से अपने प्रत्याशियों का डिक्लेयर करके उसको पर्याप्त समय दे रही पार्टी और संगठन उनके साथ खड़ी है। लेकिन बाकी जो सूचियां हैं, क्योंकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, तो दोनों पार्टी जिस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में काफी दिलचस्प चुनाव होगा, ऐसा लगता है मोहन जी। ठीक है, दिलचस्प चुनाव होगा, और इसी पर हमारी भी दिलचस्पी है कि आखिर टिकट वितरण किस ढंग से होगा। कांग्रेस की ओर एक बार और रुख करते हैं। रुपेश जी, मुद्दों की बात तो अलग है, टिकट वितरण में जो खासी ताकत है पार्टी की वो लग रही है। बार बार सभी बड़े नेताओं को एक होना, फिर एक कमरे में बैठना, फिर बैठना, इसमें आप लोग बाकी समय में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या परेशानी है, या फिर आप लोगों को इस एक्सरसाइज का फायदा मिलेगा चुनाव में?
मोहन जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कार्य किए हैं, ये परेशानी का कोई कारण नहीं है। निश्चित रूप से हमारे पास योग्य प्रत्याशी, योग्य दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। ये भाजपा की तरह हड़बड़ी में गड़बड़ी करके 21 लोगों को जहां पराजित पस्त रहे हैं, उनको एक बलि का बकरा बना दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी प्रारंभिक तौर पर जिन प्रत्याशियों के नाम की पेन वहां गए हैं, उन पैनलों पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, चूंकि कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचों को मजबूती से इम्प्लीमेंट करती है और उन पर ध्यान देती है, इसलिए हम ब्लॉक स्तर से हमने नाम मंगाए थे। और चूंकि हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा निश्चित रूप से बैठक करके राय शुमारी की जा रही है और किस प्रकार से हमारा उद्देश्य 75 पार की है, हम उस पर आत्म मंथन करके ऐसे दावेदारों को मैदान में उतारेंगे जो 75 पार की परिकल्पना को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो करी है उसे धरातल पर लागू करेगी। और भाजपा चूंकि आज तक जनता के हितों के लिए कोई संघर्ष नहीं कर सकी है और जिस प्रकार से जल्दबाजी में 21 टिकट जो वहां कभी चुनाव जीते नहीं लोग, 2-3 चुनावों से उनको घोषित करके अपने आप को सुरमा बता रहे हैं। हम इस प्रकार के बातों पर विश्वास नहीं करते। निश्चित रूप से हमारा मुख्य संकल्प अब की बार 75 पार है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारा पूरा कांग्रेस संगठन और पूरा कांग्रेस का मंत्रिमंडल, कांग्रेस के प्रत्येक नेता सदस्य इसमें आत्मचिंतन करने के लिए, पार्टी में जो अच्छा निर्णय देने के लिए आत्मचिंतन करके बहुत जल्द ही इसका समय जो लग रहा है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये दुबे जी कहा जा रहा है जो समय ज्यादा लग रहा है तो ये डगर काफी कठिन लग रही है और ये जैसे कि बीच बीच में आपत्तियां आती है, नाराजगी हो रही है लोगों की, ये क्या बताता है? कहीं आप लोगों को काफी जद्दोजहद तो नहीं करनी पड़ रही है इसके लिए? बिल्कुल जद्दोजहद की बात नहीं है तिवारी जी। हमारा परिवार एकजुट है और हमारे परिवार के बीच में यदि किसी के मन में कोई शंका कुशंका की बातें आती है तो परिवार के अभिभावक हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं, उनके समक्ष जाकर के बातें रखी जाती हैं और परिवार के जो शीर्ष नेतृत्व के जो मुखिया हैं वो हमारे एक एक प्रत्याशी जो दावेदार हैं और एक एक कार्यकर्ता हैं उनके बारे में आकलन कर चुकी है। और चूंकि चुनावी समय रहता है, चुनाव में तात्कालिक परिस्थितियां, पिछली परिस्थितियां और कई तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है और प्रत्येक परिस्थितियों का आकलन करके कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का घोषणा करेगी। ठीक है, प्रत्येक परिस्थितियों का आकलन करके घोषणा होगी और घोषणा होगी तब उसका हम विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन बीजेपी अभी से टीका टिप्पणी कर रही है। पांडे जी, टिकट तो आप लोगों की घोषित हुई है, आप लोग लेकिन कांग्रेस के जो गतिविधि है उस पर निगाह बनाए हुए हैं, उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार बयान आ रहे हैं बीजेपी के। नहीं, देखिए, जब कॉन्ट्राडिक्शन बात होगा ना तो हमें बात रखने का अधिकार है। प्रजातंत्र है, राजतंत्र है, तो हमको बात रखने का अधिकार है। अभी देखिए कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूँ कैसे। रविंद्र चौबे जी माइक के सामने आते हैं, हारे हुए प्रत्याशियों की जगह पे नए चेहरे दिए जाएंगे, ऑब्वियसली दिए जाएंगे। उसके तुरंत बाद जब मामला बढ़ा तो शैलजा जी आई, ऐसा नहीं है, योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। अब महत्वपूर्ण विषय बात है, अभी हमारे मित्र कह रहे थे अभी आत्ममंथन चल रहा है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे मोहन जी, आत्ममंथन चल रहा है लेकिन 75 पार का नारा हो चुका है। अभी डिसाइड नहीं है कौन कहां से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, डिसाइड नहीं है। 75 पार ये जो ओवर कैंडिडेट पे निर्भर नहीं है, ये तो सरकार पे वोट। अगर कैंडिडेट पे निर्भर नहीं तो बोल देने का पंजा छाप वहां चुनाव लड़ रहा है, पंजा छाप का लगा दो। दुबे जी बोल सकते हैं आप लोग। विषय ये है कि जब आपके कैंडिडेट तैयार नहीं है, आपके जब रुपए जी प्लीज, ये व्यक्ति रुपए जी प्लीज, व्यक्ति विशेष पे नहीं है केंद्रित, व्यक्ति विशेष पे नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, जब कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं तो हमको रिस्पॉन्ड करना बनता है। प्रदेश की जनता पूछ रही है, ये लगातार पूछ रही है कहाँ है आपका दूल्हा। हमारे 21 दूल्हे तैयार है, आपका तो दूल्हा का भी पता नहीं है, नाई का भी पता नहीं है, कौन से भी मराएगा उसका भी पता नहीं है। तो विषय इसी बात है। देखिए, प्रदेश में जब ये सरकार बनाए ना, 5 साल सरकार चला ली, अब इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, उन वायदों का जनता अब हिसाब मांग रही है, तो ये सेठ मुलाकात करने में व्यस्त है। अगर आपके 71
71 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं ये भी तय करने में आपको मुश्किलात आ रही है, तो आपको आत्ममंथन इस बात का करना पड़ेगा पहले कि आपने सरकार कैसी चलाई। अगर सरकार अच्छी चलाई तो आपको 71 तो ये गारंटी थे, इनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, तो फिर ब्लॉक से नाम बनाने की क्या आवश्यकता थी। 29 सीट थे, 29 सीट में ब्लॉक से नाम मंगाते, सबको मौका दिया है उन्होंने। नहीं, आपके यहाँ क्या हुआ? बात वही कह रहा हूं मैं। देखिए 2018 के परिप्रेक्ष्य को अलग करके चले तो 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शानदार चुनाव होने जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि प्रदेश की जनता ने ये अनैतिक और निकम्मी सरकार को कभी देखा नहीं रहा, एक पीढ़ी ने नहीं देखा होगा, और नई पीढ़ी जब देख ली इनका आतंक, भ्रष्टाचार देख लिया, युवा दिवस देख लिया, इनकी विधायक को जानलेवा हमला देख लिया, कानून व्यवस्था चौपट देख लिया, ड्रग्स की सप्लाई देख लिया, उन सब पे बाद में आएंगे। टिकट 10 सेकंड और टिकट पे ही आ रहा हूँ, 10 सेकंड और। जैसे ये सारी व्यवस्था देखने और प्रदेश की जनता के बीच में इनके कैंडिडेट जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कैंडिडेट जाने की हिम्मत करते तो आज तक इनका 21 तो कम से कम घोषणा हो जाता। ये विश्लेषण हम समझ लेते हैं चंद्राकर जी से। चंद्राकर जी, क्या माने दुल्हन दूल्हे को देखकर हार पहनाएगी या उसका घर परिवार बारातियों की भीड़ ये देखकर वो जो है दूल्हे को चुनेगी? क्या लगता है, इसको राजनीतिक भाषा में आप समझाइए। वे ऑफ लाइफ में तो दूल्हे को ही पहनाया जाता है मोहन जी। जी। बाकी फिर बाराती तो घर को देख के चुनेगी क्या दुल्हन? जनता दुल्हन है। देखिए यहाँ पर काफी सूक्ष्म अध्ययन की आवश्यकता है मोहन। जैसे अभी बीच में सतनामी समाज के धर्म गुरु की काफी चर्चा थी छत्तीसगढ़। 80 सीटों की बात हो रही थी, उसमें से मैं सिर्फ 4 सीट, जिसे मुमपासा सीट कहा जाता है, बेल्ट कहा जाता है। मुमपासा का मतलब है मुंगेली। अब मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले जी चुनाव जीते हैं 8,887 वोट। दूसरा क्या आता है मुमपासा में? मुंह का मतलब होता है मुंगेली। और मुंगेली में कांग्रेस तीसरे पोजीशन पर रही, बहुजन समाज पार्टी दूसरे पोजीशन पर, डॉक्टर कृष्णकांत गांधी जी वहां 14,107 वोट से जीत गए। अब बात आती है पामगढ़ का, तीसरा। तो पामगढ़ में यहां पर बहुजन समाज पार्टी जीती है 3,061 वोट से। और चौथा सीट आता है सारंगढ़, तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर 52,389 वोट से जीतती। तो यहां पर वर्ग कोई भी चुना जाए, यह महत्व रहेगा कि वो उसकी तैयारी कैसी, वो कैपेबल कितनी योग्यता रखते हैं। और दोनों पार्टियों की सबसे की साबित होगा मोहन जी, जो घोषणा पत्र होगा वो सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो कैंडिडेट के नाम से ज्यादा घोषणा पत्र और पार्टी को देखकर वोट करेंगे, ये है आपका आकलन, या इसमें अभी भी कुछ कैंडिडेट भी भूमिका निभा सकते हैं? कैंडिडेट पर वोट पड़ेगा क्या? देखिए, जो पराजित हुए प्रत्याशी, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस, जो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं, अगर वो पहले तो कहा गया था कांग्रेस में, दुबे जी को याद भी होगा, कि जो प्रत्याशी चुनाव हारे हैं उनको उस क्षेत्र से हम लोग अघोषित रूप से जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से एमएलए मानते हैं। जब उस तरह से ऐसा स्टेटमेंट हुआ तो अगर वो फील्ड में मेहनत किए होंगे तो निश्चित रूप से उनका राइट्स बनता है। बीजेपी जो कम, जैसे नारायणपुर बहुत कम वोटों से चुनाव हारी, या फिर मैं तो कहता हूं कोंटा भी राउंड फिगर 6,000 वोट से ही हारी बीजेपी। तो इन सब दृष्टिकोणों से देखा जाएगा, क्योंकि यह अलग बात है मोहन जी, यह याद रखना है 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 10% औसत रूप से ज्यादा वोट मिली, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से 17% अधिक वोट मिली। बिल्कुल, ठीक है। और मतदाता यही है। ठीक है, चलिए, मतदाता यही है, वो अलग अलग ट्रेंड के हिसाब से अलग अलग चुनाव में वोट करता है। लेकिन हारे हुए उम्मीदवारों की बात हो रही है तो बीजेपी में तो 70 से ज्यादा हैं जो हार गए थे उम्मीदवार। अब कैसे करेंगे? आप लोग भी तो ये तय करो कि भाई हारे हुए को टिकट नहीं देंगे। अभी 21 वाले में तो 2 लोगों को मिल गया है टिकट, बताते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, जो योग्य है वही सर्वोपरि है। हमारे यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि परिवार के पास ब्रीफकेस पहुंचाएगा तो टिकट मिलेगा, वैसा नहीं है। लेकिन जो चंद्राकर जी ने बात कही उसको मैं थोड़ा सा एड ऑन करता हूँ कि जो घोषणा पत्र आएगा, तो मैं कांग्रेस के मित्र से कहता हूँ अपने ही घोषणा पत्र को फिर से प्रिंट आउट करो और उसमें प्रायश्चित पत्र लिखो कि इस बार हमको फिर से वोट देने की कष्ट करें, तो हम सरकार में आएंगे तो फिर यही वायदे करेंगे। देखिए क्या होता है, प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है। आपको एक बार मौका दी, 3 बार के बाद
तो मौका दी तो उसमें क्या बहुत बड़ा वादा जो था, उन सारे वादों को लेके चलेंगे अगर आप, तो 0/0 0/0 जो आता है वही आता है। अब प्रदेश की सरकार जो है बहुत दिन से कहती थी फलना है तो भरोसा है, उसके बाद कुमारी शैलजा जी आगे क्या कही कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। टी.एस. सिंहदेव जी ने क्या कहा, पहले भी क्या कहा, आज भी क्या कहा, आप देखने वाली बात है। देखिए, सरकार जब चलाते हो आप तो जनमानस के हित के कार्य करने होते हैं। चारों तरफ आपने अराजकता फैला दिया। आपके पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार की बात की। जैसे लगभग हुआ भी है कि बीजेपी बांटेगी हारे हुए लोगों को टिकट, लेकिन कांग्रेस के जो टिकट वितरण है उस पर उसकी निगाहें हैं। दुबे जी, आप लोग क्लियर कर दीजिए। कई लोग बायोडाटा लेके घूम रहे हैं, बेचारे हारे हुए दावेदार। जोगी कांग्रेस के कारण हार गए, त्रिकोणीय मुकाबले में थे इसलिए हार गए, अब उनको संभावनाएं दिख रही है, उनको टिकट मिलेगा। देखिए तिवारी जी, बायोडाटा लेके किसी की घूमने को जरूरत नहीं है। पार्टी संगठन के पास सभी का बायोडाटा है, आवेदन है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का चयन का मापदंड पार्टी हाईकमान ने तय किया है, और तो और भाजपा के लोगों के पास तो नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व रहता तो बातें करते। हमारे पास सजग नेतृत्व है, सफल नेतृत्व है, और वो नेतृत्व लगातार बेबाकी से अपनी बातें रख करके छत्तीसगढ़ की जनता के बीच कांग्रेस की आवाज को बुलंद करते हैं। इनके पास नेतृत्व का संकट है, इनके पास मुद्दों के दिवालियापन के कगार पे हैं, और ऐसी स्थिति में इनका नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टिका हुआ है। और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के जुगल जोड़ी को नकारा गया था, उसी प्रकार हमारा कांग्रेस का एक एक प्रत्याशी अपने दमखम से पार्टी के रीति और नीति के अनुसार में, पार्टी के सिद्धांत में, और पार्टी जो घोषणा पत्र बनाएगी उसको अमल करने के संकल्प को लेकर के मैदान पे उतरेंगे। और अब की बार 75 पार का नारा, 75 पार का नारा है। क्या कहेंगे, 10 सेकंड में बताइए पांडे जी। उल्टी गिनती से इनका 75 पार हो जाए गारंटी है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि देखिए, चुनाव जो है संगठन लड़ती है, सत्ता नहीं लड़ता। तो आप दीपक बैज के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं, भूपेश बघेल के नेतृत्व में, तय करके बता दो। क्योंकि हमारा जो प्रदेश का अध्यक्ष है श्री अरुण साहू जी, उनके नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संगठन में। 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व को नकार दिए। वो अरुण साहू की बेबसी समझ में राहुल गांधी पे नहीं आओ। मेरे बिना राहुल गांधी पे क्या, राहुल गांधी पे क्या, राहुल गांधी पे क्या, रमन सिंह पे बोल रहे हैं, वही बात बोल रहा हूँ। राहुल गांधी पे क्या, ठीक है, ऐसा नहीं करते। चलिए ठीक है, ये तो विवाद लगातार चलता रहेगा, और हमें उम्मीद है कि ये टिकट वितरण की जो जद्दोजहद है उससे दोनों पार्टियां जल्द ही जो है वो बाहर आ जाएंगी, और हमें जल्द ही उम्मीदवार दिखाई देंगे। तो पता चलेगा कि मैदान में कौन खिलाड़ी किधर से उतर रहा है, और उसके आधार पर काफी हद तक जो मैच है उसका आकलन हम दूर से बैठकर करेंगे। अजय चंद्राकर जी को एक बार फिर बुलाएंगे तो इस पर वो ज्यादा अच्छे से रोशनी डालेंगे। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद, और रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। और जैसा कि इस पूरी चर्चा में हमने पाया कि टिकट वितरण का जो फार्मूला है वो दोनों ही पार्टियां बना रही हैं। बीजेपी थोड़ी सी आगे है तो टिकट उसके सामने आ गए हैं। कांग्रेस में थोड़ी जद्दोजहद ज्यादा है, लेकिन उस जद्दोजहद से निकलने की उम्मीद कांग्रेस जता रही है। फिलहाल आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।